Hello students, welcome to the YouTube channel of CSAT Edge by Ayush sir and myself Aviral Tiwari, and I am going to teach you the economic and social issues subject of RBI grade B examination which comes in phase 2, that is ESI. So हमने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत सारे YouTube वीडियोस को देखने में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. So let's start with our journey or let's see what we can do and what we can help एज अ मेंटर, एज अ टीचर, कि आपको मैं बता सकूं कि ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पूरा डिटेल में देखिएगा. उसके बाद से एक सीरीज चलेगी. इस पूरी सीरीज में हम टॉपिक बाय टॉपिक उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, उनके नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपके एग्जाम में हम हेल्प करेंगे जितनी हमारी तरफ से हो सकती है. तो चलिए शुरू करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स, वी शुड नो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑन व्हाट बेसिस वी शैल अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन. तो चलिए, जब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो फेज टू में हमारा ESI पोर्शन टोटल 100 मार्क्स का आता है. वी ऑल नो टोटल 100 मार्क्स का आता है. एंड इन दीज 100 मार्क्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन. इन दीज 100 मार्क्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन. दैट मींस 50 marks of objective examination and 50 marks of subjective. 50 marks of objective and 50 marks of subjective, and for both these the pattern and the syllabus is same. That means कि जो syllabus होगा उन दोनों के लिए सेम है और उसी syllabus में से हम 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं. और इसी 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में हमारे करीब 20 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे 1-1 मार्क्स का होता है. एंड एज सेम एज सब्जेक्टिव मार्क्स में आपके पास टोटल में 6 क्वेश्चंस आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखने होते हैं. उसमें 2 आपके 15-15 नंबर के होते हैं और 2 वीडियोस आपके 10-10 नंबर के होते हैं. सॉरी, 2 आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो 10-10 नंबर के होते हैं. तो इस तरीके से आपका एक बेसिक पैटर्न होता है जो फेज 2 के ESI पोर्शन में आता है. इसके अलावा भी आपके पेपर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, बट आपका ESI पोर्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके बारे में हम बात करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन मटेरियल्स को देखना है, किन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड. क्योंकि हम जो है थोड़ा सा लेट हुए हैं, है ना. लेट इन द सेंस कि अब भाई मेंस का टाइम आ चुका है, मेंस के टाइम पे सिर्फ रिवीजन का मोड होना चाहिए, हम कुछ फ्रेश नहीं पढ़ने वाले. तो पहली बात तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे चीजों को, तो क्विक रिवीजन कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे. तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का जो सिलेबस दिया हुआ है RBI की तरफ से, RBI की वेबसाइट पे आपको वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है. तो क्या क्या है सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. सो बेसिकली एक चीज मैं आपको स्टार्ट होने से पहले बता दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो RBI ग्रेड बी में फेज 2 में पेपर होने वाला है वो इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पेपर. बेसिकली दिस इज द मिक्स्ड ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. जो हमारे सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो परसिस्टेंट है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उनको हम अपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से जोड़कर उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में हम बात यहां पर कर रहे होते हैं. तो चलिए हम करते हैं बात इसके बारे में. तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में. दैट मींस व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो डेवलपमेंट का इंडेक्स होता है, ग्रोथ को हम किस किस बेसिस पर नापते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इन मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ. All these kind of things we are going to discuss in this particular chapter. साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे नेशनल इनकम की. तो नेशनल इनकम में हमारे काफी सारे मेजरमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि GDP होता है, GNP होता है, NNP होता है, नेशनल इनकम होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स जिनका यूज करते हैं हम यहां पर नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं, लाइक GDP, GNP, NNP, NDP, NI, per capita income, private consumption. So these are the measurement tools जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि what we are earning, what our nation is earning and how we can improve these particular tools. तो ये सारा चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अदर देन दिस अगर हम बात करें तो पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया में कैसे हो रहा है, what are the challenges associated with poverty alleviation programs, employment generation programs. हम सब जानते हैं कि लगातार स्कीम्स चलती आ रही हैं, मनरेगा जैसी बड़ी बड़ी स्कीम्स चल रही हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यू ऑल नो, PMGKY.
उसके अलावा अगर हम देखें तो जनधन योजना, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कीम्स, बट स्टिल द पॉवर्टी इन इंडिया इज स्टिल परसिस्टिंग, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज एट द हाईएस्ट पेस इन करेंट टाइम्स। तो क्या इश्यूज हैं, व्हाट वी आर फेसिंग, वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड, इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदर देन दिस अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम जानते हैं, जिसके बारे में अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, एसडीजी गोल्स के बारे में पढ़ते हैं, एमडीजी गोल्स के बारे में पढ़ते हैं, और उनको रिलेट करेंगे किससे, एनवायरमेंटल इश्यूज से, कि हमारे एनवायरमेंट में उससे क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो, बट द ग्रोथ शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। जो ग्रोथ है हमारी, वो एनवायरमेंट की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। ऐसी ग्रोथ का करेंगे क्या कि हर जगह हमने पेड़ काट दिए, हमने जो रिवर्स है उनको बर्बाद कर दिया, एंड वी आर सेइंग वी आर ग्रोइंग। So this is not the real definition of the growth. इसके बारे में बात करेंगे। Other than this, we will discuss about the economic reform. We should know about the economic reforms of 1991. Other than this, जो latest reforms चल रहे हैं, like IBC कोड आया बैंकिंग सेक्टर में NPA प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आपका ARCs की प्रॉब्लम। अदर देन दिस अगर बात करें हम हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, इंडस्ट्रीज सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, उन सब के बारे में वी शुड नो, वी हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन राइट द आंसर एट द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम में आंसर लिखने के लिए ये भी एक मस्ट चीज है कि हमें इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अदर देन दिस, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। To develop any of the economy in the world, we should have a proper economic policies such as proper monetary policy and proper fiscal policy. Without both of these, we cannot sustain the growth for a longer period. Monetary policy आपके जो है यहाँ पर मनी सप्लाई को मैनेज करती है कि कितना मनी सप्लाई होगा, आपके यहाँ पर जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं उनको मैनेज कर रही होती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के एजेंडास को कहीं ना कहीं शो कर रही होती है कि कैसे गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, गवर्नमेंट हेल्दी वे में काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है अनहेल्दी वे में काम कर रही है, गवर्नमेंट डेप्ट ओरिएंटेड है, सरप्लस ओरिएंटेड है। वी ऑल नो अबाउट दीज थिंग्स बाय दिस फिस्कल पॉलिसी। तो हमें इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यूनियन बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को देखेंगे और यहां से हम चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं। इससे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले टाइम पे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन रहा है वो आपका, उसमें से आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का भी रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आगे चल के हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी बताएंगे, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हमारे एग्जाम में पिछले कुछ टाइम से लगातार आ रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। बट एक बार ब्रीफ बता दें आपको हम। उसके अलावा हमारे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज। सी all these things directly relate with the economic growth of a country. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारी चीजें डायरेक्टली रिलेट करती हैं। अगर किसी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वर्कआउट कर रहा है सोसाइटी से, या कह सकते हैं वो दूसरी इकोनॉमी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन इज गुड, बट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं स्लम्स का निर्माण करता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस का निर्माण करता है, हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करता है, एजुकेशन इश्यूज को क्रिएट करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आपके यहां पर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर के अलावा सोशल जस्टिस की बात करेंगे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड। वी ऑल नो डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रॉब्लम, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अ नेसेसिटी। कैसे इसको यूज करते हुए हम सोसाइटी में ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लाएंगे, इनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर एक बार ब्रीफ हो गया सिलेबस। अब हम देखते हैं कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर हम आरबीआई की वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, आरबीआई की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो उसमें स्पेसिफिकली कई बुक्स का नाम दिया गया है, लाइक उमा कपिला का नाम दिया गया है, ठीक है, कई रिपोर्ट्स का नाम दिया गया। बट दिस इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट कि मिश्रा पूरी पढ़ने बैठ गए, हम उमा कपिला पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है करंट टाइम में। बट लास्ट टाइम है, रिविजन करना है, कैसे करना है, उन सबके बारे में जरूर हम बात करेंगे। ठीक, अगर हम पिछले कुछ सालों के टॉपिक्स को एनालाइज करें, तो यहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स देखने को मिले जहां से लगातार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे कि इन्फ्लेशन से लगातार क्वेश्चंस आए हैं। इन्फ्लेशन के अलावा अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी से भी लगातार क्वेश्चंस आए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से काफी क्वेश्चंस आते रहे हैं।
बीओपी से काफी क्वेश्चंस आते रहे, यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं, है ना। रिपोर्ट से क्वेश्चन आते रहे हैं, बेसिक बेसिक रिपोर्ट्स आती रही हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बता दिया, रिपोर्ट्स हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, ग्रोथ हो गई, इन सबसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सबसे मेजर पोर्शन आता रहा है, लगातार आता रहा है। दैट मींस रेपिटेडली इनसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं। तो अब यहां पर ये जरूरी हो जाता है हमको ये पता हो कि इन टॉपिक्स को तो हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, हम ये समझे कि बाकी टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, तो ऐसा नहीं है। वी शुड हैव अ प्रॉपर रीडिंग एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स, सो दैट अगर क्वेश्चंस वहां से भी आए तो हम इतने रेडी हो कि उन क्वेश्चंस को भी हम अटेंड कर सकें, है ना। देखिए ध्यान देना है कि आपका ईएसआई का पेपर सच में बहुत इजी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर जो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट ऑल्सो, ठीक है। लेकिन इस पेपर को आप कर सकते हो अगर आप अपना जर्नल पर्सपेक्टिव रखोगे, अपने दिमाग में कुछ स्पेसिफिक चीजों को रखोगे, कुछ डेटा का यूज करोगे, तो यहां पर आंसर आपके अच्छे होंगे। और मैं लिख के देता हूं 100 में से 70 मार्क्स भी आते हैं, 100 में से 60 प्लस आएंगे, 70 प्लस आएंगे। कंपैरेटिवली फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से ये पेपर थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। समझ रहे हैं आप क्या कहने का मतलब है मेरा। तो इन टॉपिक्स को हम देख रहे होंगे, हम पूरी सीरीज चलाएंगे, इन टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम क्या क्या करेंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े तो यहां पर आपका एक मेजर पोर्शन होता है रिपोर्ट्स का। अब सवाल उठता है क्या हमको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है जो 200 पेजेस की आ रही है, 108 पेजेस की आ रही है? नहीं, यहां पर कुछ मेजर चीजों को हमें ध्यान देना है जिनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है और समझना है। कौन कौन सी चीजें? देखिए वैसे तो आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स के नाम दिए हैं, बट हम लगभग उन सभी रिपोर्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे आती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक वैल्यू है और एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डेटा हमको प्रोवाइड करा के जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अलावा जो है हमारा इकोनॉमिक फोरम जो है, इकोनॉमिक फोरम के अलावा आईएमएफ की रिपोर्ट्स जो है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के अलावा अगर हम बात करें तो आपकी आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अलावा करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। तो जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इन सब रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो इन सब रिपोर्ट्स को हम बेसिक समरी वाइज पढ़ेंगे, मतलब यहां पर डिटेल में नहीं जाना है, यहां पर हम ये नहीं करने वाले कि आपको जाके एक एक डाटा याद करनी है, एक एक चीज पढ़नी है, बट एक समरी वाइज। समरी आप न्यूज़पेपर से रिवाइज कर सकते हो, समरी आप किसी मैगजीन से रिवाइज कर सकते हो, और इसके अलावा आपके लिए सिर्फ हम लोग क्या लेके आएंगे, हम स्पेसिफिक क्लासेस लेके आएंगे जो इन रिपोर्ट्स पर होंगी, इनके स्पेसिफिक डेटा पर होंगी, जो यहां पर हम डेटा यूज कर रहे होंगे, जो अपने आंसर्स में यूज कर रहे होंगे, इनकी एनालिसिस भी करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आई होप ये आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स का एक समरी क्लासेस हम लेके जरूर आएंगे, ठीक है। ये हमारा प्रॉमिस है और ये नेक्स्ट 25 डेज में आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 20 to 25 डेज में पूरा का पूरा कवर करने का हम कोशिश कर रहे होंगे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अदर देन दिस यहां पर रिपोर्ट्स तो हम पढ़ ही रहे होंगे, रिपोर्ट्स के अलावा हमारा आ जाता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि न्यूज़पेपर जो है आप पढ़ते रहेंगे तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का कोई कह सकते हैं ऑल्टरनेट नहीं होता। बट अगर आप पहले नहीं पढ़ पाए हो, अब आप मेंस की तैयारी करो, तो इस टाइम पे भी अभी आपके पास करीब करीब 1-1.5 महीना है, ठीक है। 1-1.5 महीना नहीं बचा है, लेकिन हम कह सकते हैं 30 to 35 डेज बचे हैं। तो 30-35 डेज में एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर को आप कवर करने की कोशिश करोगे। इकोनॉमिक न्यूज़पेपर को, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इस तरह का कोई भी 1-2 न्यूज़पेपर आप पढ़ लोगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप खरीद पढ़ सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि आखिर हमें इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों को बताना कैसे है, समझाना कैसे, समझ रहे कहने का मतलब। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, जो भी एडिटोरियल्स आते हैं इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें पढ़ लोगे तो आपका कहीं ना कहीं भला हो जाएगा, आपको काफी वहां पर प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दिस इज रियली गुड थिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे नोट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी की होगी तब कुछ नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो जब ये क्लासेस करोगे तो इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं आप उनको रेगुलर क्लासेस करना, उन नोट्स को जरूर पढ़ना। जो भी नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, नोट्स को जरूर डिस्कस करना अपने दोस्तों से, नई दोस्तों से, तो आपस में अपने सेल्फ डिस्कशन भी कर सकते हैं। हम लोग अक्सर होता है कि दोस्तों से नहीं बात कर पाते, तो सेल्फ डिस्कस भी कर लो, उसको पढ़ो, उसके बारे में डिस्कशन करो कि आखिर इसके बारे में हम क्या जानते हैं, कैसे इसको और इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर होनी चाहिए। और इन सबसे हटकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है,
इन सबसे हटकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट्स के साथ ही साथ होगी आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको एटलीस्ट डेली 2 आंसर तो कोशिश करनी है लिखने की। देखिए मैं जानता हूं लास्ट टाइम पे प्रेशर ज्यादा होता है, पढ़ना बहुत सारा रहता है, तो नहीं हो पाता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ें, बहुत सारी चीजें समझें, बट इतना जरूर करिएगा, इतना जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट आप डेली 2 आंसर लिख रहे हो, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू एटलीस्ट राइट 1 और 2 आंसर्स ऑन द डेली बेसिस। मेंस का टाइम है, आपको 1 और 2 आंसर्स तो डेली बेसिस पे लिखना ही है, और ज्यादा लिख सकते हैं तो और बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। आंसर्स आपके आंसर राइटिंग एक आर्ट है, और आर्ट हमेशा प्रैक्टिस से ही और अच्छी इनहेंस होती है, ठीक है, और ब्रशअप होती है। तो आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इनहेंस करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका वहां पर फायदा हो सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्कीम पोर्शन। देखिए स्कीम्स आर मैंडेटरी, हर साल 2 से 3 स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है क्या सारी स्कीम्स पढ़नी है? There are thousands of schemes and you cannot read all of them. तो आप कौन कौन सी स्कीम्स पढ़नी है? तो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे आ ही जाएगा, बट कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स रहते हैं जहां पर चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस आने की। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी लेटेस्ट में क्या है, 28 अगस्त को ही हमारी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, वी ऑल नो पीएमजेडीवाई, उसके 10 ईयर पूरे हुए, 10 साल पूरे हुए। और जो पीएमजेडीवाई है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इफ वी आर गोइंग फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन देन दिस स्कीम मस्ट बी रेड अबाउट। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होगा। इफ वी नो अबाउट दिस थिंग देन इट इज पॉसिबल कि इससे क्वेश्चन आ जाए और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ स्कीम्स को कर सकते हो। जो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे में जिस स्कीम्स के बारे में जानकारी दी हुई है उन स्कीम्स को पढ़ सकते हो आप, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अदर देन दिस जो न्यू स्कीम्स लॉन्च होने वाली हैं उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसके प्रोविजंस में कितना ग्रोथ पर टारगेट रखा गया है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पर, सोसाइटी के अलावा इकोनॉमी पर क्या उसका प्रेशर पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों को आप पढ़ के रखोगे, नोट्स बना के रखोगे, तो लास्ट टाइम पे आपको वहां पर काफी हेल्प मिलेगी, काफी ज्यादा वहां पर समझने और जानने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको जब पता होंगी तो आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, और जब मेंस लिखने जाओगे तो कहीं ना कहीं एक बेटर परफॉर्मेंस आप वहां पर गेन कर रहे हो। सी देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक्स जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आपका टॉपिक है, ये बहुत लार्ज टॉपिक है, जो आरबीआई ने सिलेबस दिया इससे बाहर भी वो अक्सर क्वेश्चन पूछता रहा है। बट एक बात ध्यान लीजिएगा कि आप अगर यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते होगे, आप इन सब टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होगे और आंसर लिखने बैठोगे, तो एक जर्नल पर्सपेक्टिव भी अगर आपने मेंटेन कर लिया तो कुछ ना कुछ आंसर आप गेन कर लोगे। लाइक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, तो एटलीस्ट टॉपिक तो रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, तो यू शुड नो अबाउट द इनइक्वालिटी, और कुछ रिपोर्ट्स के बारे में आप जानते होगे, कुछ चीजों के बारे में जानते हो, तो आप वहां पर बेटर आंसर लिख पाओगे, है ना। तो जो एक नॉर्मल आंसर होगा उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा आंसर हो जाएगा अगर यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द टॉपिक। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा मल्टी डाइवर्स होके अपने दिमाग को खोलकर इंटरकनेक्ट करके इन सभी टॉपिक्स को पढ़ें, इन रिपोर्ट्स को पढ़ें, स्कीम्स को पढ़ें, और इस तरीके से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में करंट और स्टैटिक का दोनों का रोल है। तो इसीलिए स्टैटिक तो हम यहां से पढ़ ही लेंगे, लेकिन करंट यहां से पढ़नी। इसलिए देखिए मैंने करंट को ज्यादा मेजर दिया है। अगर हम इसको देखें तो रेशियो आता है 25:75 का। और टू बी ऑनेस्ट, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, ठीक है, ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, मुझे अभी याद आया, लिटरली बताओ मैं अभी याद आया। तो अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर भी एग्जाम में देखोगे कि 25% ही स्टैटिक का वेटेज रहता है और 75% जो है आपका वेटेज करंट अफेयर्स का रहता है। और कोइंसिडेंटली वही यहां पर आ भी गया, रिपोर्ट्स इज आल्सो ऑफ करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर इज करंट अफेयर्स, स्कीम इज करंट अफेयर्स, नोट्स इज स्टैटिक पार्ट। तो आपका 1:4 का आ गया, दैट इज 25%। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि करंट और स्टैटिक दोनों पर फोकस करना है। और एक और चीज, हम ये सोचे कि स्टैटिक तो 25 नंबर की है, क्या ही करेंगे, तो बिना स्टैटिक के देयर इज नो वैल्यू ऑफ करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स को वैल्यू करोगे कैसे? आरबीआई ने कह दिया कि हमने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया है फ्रॉम 6.50 टू 6%, एंड इफ यू डोंट नो द स्टैटिक पार्ट, व्हाट इज रेपो रेट, हाउ इट इंपैक्ट्स दीज थिंग्स, तो
तो उस चीज को जान के आप करोगे भी क्या, उसको समझ के आप करोगे भी क्या। ठीक है, समझ लो कहने का मतलब, दैट मींस both of these are important. You have to study about the static part, you have to study about the current part, and then only you will be able to score around 70 out of 100 in ESI. And I must ensure जो आपका ये ESI पोर्शन है, ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पोर्शन से काफी इजी होता है कंपैरेटिवली। आपको यहां पर काफी बेनिफिट मिलने वाला है आपके फाइनेंस और मैनेजमेंट से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। बहुत जल्दी क्या हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए क्लास भी लेकर आएंगे इस टॉपिक पे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कोई भी इनमें से एक टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिपोर्ट्स पर आपके रहेंगे, उन रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे और आपके लिए हम मटेरियल भी गैदर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।